जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, रिलीजन। तो आज जो हम लोग का हफ्ता पड़ा हुआ है वो है बिजनेस का, उद्योग का। तो बड़े ही हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक युवा उद्योगपति कहें, व्यवसायी कहें, सोशल वर्कर भी कहें, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका नाम देव भट्टाचार्य जी है, और ये रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं। तो बाकी चीज़ें जो है सर से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो सर से इनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, उसके बाद हम जैसे सवालों का सिलसिला मित्रों शुरू करते हैं। वैसे सर, सबसे बड़ी बात कि आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हमारी चैनल आपके बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और उसके सर अपना परिचय दो उसका। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। सर, आपकी एक सोशल कुछ वेलफेयर सोसाइटी भी चल रही है। जी, ऐसा तो बहुत सी चीज़ें, सत्यमेव जयते से लेकर तमाम चीज़ें हैं जो समाज के हित में कार्य होता है। सबसे पहला सवाल सर हमारा ये रहेगा उद्योग को लेते हुए, क्योंकि हम आपकी जो इंटरव्यू है हम 3 सेगमेंट में बांटे हुए हैं। एक उद्योग को बांटे हुए हैं, एक सोशल वर्क जो आपने किया उसको बांटे, और कुछ हम सवाल पॉलिटिक्स पे भी करेंगे, जो कि आप एक जहाँ तक हमारे चैनल ने रीड किया है आपको, एक अच्छे विश्लेषक हैं आप। सर, सबसे पहला बात उद्योग को मैं लेता हूँ कि कहा जाता है सर कि ये हमारे दर्शक समझ नहीं पाते कि बनारस एसोसिएशन जो कि लहरतारा पे है, और रामनगर एसोसिएशन दोनों जबकि डिस्ट्रिक्ट बनारस ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्या ये एरिया का अंतर है या क्या चीज़ है? देखिए, जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपका लहरतारा चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट आता है, जो कि बहुत पुराना है, और अब चूँकि शहर के एरिया में तो बहुत छोटा इंडस्ट्रियल स्टेट है। और जो हम लोग का रामनगर है वो चंदौली जनपद में आता है। पहले वो भी बनारस में था, लेकिन उसके बाद लगभग 99 और या 2000 में वो चंदौली जनपद अलग से बन गया, और वो रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री पर्पज से चूँकि बना था, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, और लगभग 300 के करीब एंटरप्रेन्योर वहाँ पे, जो कि पूर्वांचल में एक अपना नाम है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया अलग है, चांदपुर अलग है। बनारस चांदपुर अलग है। सर, जो सबसे पहला सवाल सर उठता है कि एक उद्योग के लिए हमको एक कह सकते हैं कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप कहें या स्टार्टअप इंडिया कहें। लेकिन अगर देखा गया है विगत 2014 के बाद स्टार्टअप इंडिया पे बहुत फोकस किया गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लेकिन सर वो चीज़ आ नहीं पाई जो ग्रास रूट पे आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। इसका कारण क्या है? देखिए, जब तक नीचे के लोगों का सपोर्ट नहीं होता, नीचे के अधिकारियों का, तो तब तक बहुत मुश्किल होता है। आप ऊपर बैठ के जितने भी स्कीम्स बना लें और जितने भी घोषणाएं कर दें, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर अधिकारियों का सपोर्ट, सहयोग नहीं होगा, तो कहीं भी कोई चीज़ का डेवलपमेंट या ज़मीनी धरातल पे वो चीज़ें नहीं उतर सकती। जब तक अधिकारियों के मन में देश के प्रति प्रेम और देश के विकास के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे आप जापान में जाएंगे तो आप जापान में देखिए, एक एक नागरिक अपने देश के लिए जीता मरता है। वो ये सोचता है कि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप हो, इंडस्ट्री लगे, रोजगार मिलेगा, तो हमारा सबका सहयोग से ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब अधिकारी बन जाता है कोई, तो उसकी सोच बदल जाती है। वो सोचता है ऊपर से कुछ भी आ रहा, बस झूठे आंकड़े पेश करो, झूठी बातें सामने रखो, और उस आंकड़ों पे ही ये चलने लग जाता है। उनकी ये सोच नहीं रहती कि इस एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर देंगे तो एक एंटरप्रेन्योर अगर खड़ा होगा तो कम से कम 50 लोगों को वो रोजगार देगा, और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये सोच ही नहीं है। ये सोच बहुत आवश्यक है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अगर सर दूसरा सवाल इसी से है, क्या हम अगर इसको इस तरीके से समझें, अपने व्यूवर्स को सरल शब्दों में समझाएं, इंस्पेक्टर राज, उससे हमको लगता है कि सर मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं आप ऐसे युवा व्यवसायियों के, तो वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ग्रसित है। भले वो ना बोल पाएँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना बोल पाए जहाँ पे सार्वजनिक होती है, लेकिन सर कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज से हम आज भी ब्रिटिश पीरियड की तरह आज भी कहीं ग्रसित तो नहीं है सर इंस्पेक्टर राज? एकदम ग्रसित हैं, और जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उसके सब गलत इस्तेमाल इन नीचे के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, और किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के, ये समझ पाना सारे नियम कानूनों को बहुत मुश्किल है। अब मैं बैठ के रात 12 बजे 1 बजे तक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और सब रूल रेगुलेशन पढ़ता हूँ, तो मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे। और ये अधिकारी ऑनलाइन के नाम पे, ये तमाम चीज़ों के नाम पे, इन लोग इतना ज़्यादा इस समय शोषण कर रहे हैं
कि एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत मुश्किल है। उनका तो बस सीधा फंडा होता है किसी भी तरह इस इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्री चलाने वाले को या उद्योग चलाने वाले को किस तरह शोषण किया जाए। और सबसे बड़ी बात इस समय जो समस्या है कि किसी अधिकारी के खिलाफ अगर आपने चिट्ठी लिख करके ऊपर भेज दिया, तो जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ आपने कोई कंप्लेन करके भेजा, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजते हैं, तो वहाँ से लेटर आता है डिप्टी कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के यहाँ उसकी जांच के लिए। अब सिंपल चीज़ ऊपर के लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जब एसी के कंप्लेन की जांच आप डीसी या जॉइंट कमिश्नर को दे रहे हैं, तो जॉइंट कमिश्नर या वो डीसी अपने एसी को जरूर बचाएगा, तो बचा लेगा। और आपके खिलाफ ही वो आदेश आएगा कि हाँ जांच निष्पक्ष हो गया और जांच में कुछ भी त्रुटि नहीं पाई गई। अब उस अधिकारी का इतना मन बढ़ जाएगा कि अब वो और जो पहले कर रहा था उससे बढ़कर करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो उसको संज्ञान लें और संज्ञान लें के तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इंस्पेक्टर राज इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होंगी। कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है और रूल रेगुलेशन बहुत ईजी होना चाहिए। ऑनलाइन बना दिया उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मैंने कहा कि ये जो ऑनलाइन भरे हैं आप लोग इसको भर दीजिए। अगर आप मंत्री हैं या किसी एक आईएएस से कह दिए पॉल्यूशन विभाग, फायर विभाग का एनओसी वो जो ऑनलाइन भरे हैं उसको भर दें, तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। कोई नहीं भर सकता, इतना टफ बना के दिया है। ये क्या है ऑनलाइन? ये बकवास है। फायर डिपार्टमेंट की एनओसी आप बनाते हो, ऑनलाइन भरने की बात करते हो, कोई एंटरप्रेन्योर उसको नहीं भर सकता। उसको उसी जगह के बाबू, उसी जगह के अधिकारियों को पैसे दे के अब ऑनलाइन करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लोग नहीं बोलते, वो एक अलग बात है। जहाँ हाँ करना और माला पहनाना, यही इनके तरफ सीमित रह गया है। इसलिए आज हमारे देश का इस समय, जबकि योगी जी और प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा डेवलप हो, सब कुछ हो, लेकिन नीचे के जो लोग जब तक उनको सहयोग नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। सर अगर देखा जाए तो एमएसएमई जो कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग को ये प्रमोट करते हैं, लेकिन सर अभी तक मुझे ऐसा कोई भी, मेरी सर्वे रिपोर्ट है, मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कोई विभाग से किसी भी उद्योगपति को जो कि छोटा या मदद कर रहा है उसको कहीं से भी कोई मदद मिली हो। केवल ट्रेनिंग कराना या फिर किसी को कंपनी को बुला के वहाँ पे एक तरीके से प्लेसमेंट दिलवा देना, क्या यही एमएसएमई का केवल वो, जबकि संयुक्त निदेशक हम यहाँ पे बैठते हैं, पूरा जॉइंट डायरेक्टर टाइप के बैठते हैं, लेकिन सर कहीं भी हमको आज तक ऐसा नहीं दिखा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है मोटिवेशन। जब तक अधिकारियों को ये न लगे कि अपने जीवन काल में जो मैं नौकरी कर रहा हूँ इसमें कुछ ऐसे कार्य करके जाऊँ, ऐसे कार्य करूँ कि जो कि लोग उसको याद करें। लोग कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं। ऊपर से जो भी शासनादेश आते हैं, जो भी सुविधाएं आती हैं, वो प्रॉपर वे में यहाँ नहीं पहुँचता। और दूसरी बात है, जो शासनादेश यहाँ ये लोग बनाते भी हैं तो ये ऐसा खिलवाड़िया बनाते हैं जो कि कुछ भी लगता तो है बहुत कुछ सुविधा दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी व्यापारी को कोई सुविधा नहीं है। ये बोगस प्लान्स बना के भेजते हैं। अब जो वहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक प्लेस पॉलिसी बनाई गई है जिसके अंतर्गत आपको इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का सरकार ने कहा कि हम प्राइवेट लोगों से इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे प्लेस पॉलिसी के तहत। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको करने के लिए प्लेस पॉलिसी, अगर आपके अंतर्गत आपने ज़मीन खरीद लिया है और आपको कम से कम बिजली तो सरकार को दरवाजे तक देना चाहिए। ठीक है, अंदर का पावर हाउस हम बनाएंगे, दरवाजे, डोर स्टेप इलेक्ट्रिसिटी तो देना चाहिए। शासनादेश ऐसा बना है, डोर स्टेप इलेक्ट्रिसिटी भी आपको लेना होगा, यानी आप 10 करोड़ रुपया खर्चा करिए तब लाइए। हमारा कहना है, जब शासन खुद इंडस्ट्रियल पार्क बना नहीं पा रही है, जब प्राइवेट लोगों को दे रही है, तो कम से कम आप अगर इंडस्ट्रियल पार्क बनाते तो डोर स्टेप आप इलेक्ट्रिसिटी देते। वही चीज़ आप प्राइवेट पार्कों में क्यों नहीं कर रहे हैं प्राइवेट लोगों के साथ? उसके बाद आपको ईटीपी लगाना है, आप चक्कर मारते रहिए, दौड़ते रहिए, सब कुछ करते रहिए। सरकार एक ज़मीन खरीदती है कहीं पे, उनको जिला प्रशासन का पूरा सपोर्ट अपना लगा करके, फोर्स लगा के उस ज़मीन को एक्वायर करती है। लेकिन जब कोई प्राइवेट आदमी अगर उसको लैंड परचेस करके कर रहा है, उसको बाउंड्री वाल के लिए ना उसको पुलिस का सपोर्ट है ना जिला प्रशासन का सपोर्ट, तो ये एक्ट में लिखना चाहिए कि इसके लिए आपको तत्काल ये होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको देखना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में क्या सुविधा हो रही। जब आप करोगे तब आपकी पॉलिसियाँ प्रभावी होंगी। और आज के दिन में समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं को सुन के उसका समाधान करने वाला कोई है ही नहीं है। किसी के अंदर वही नहीं है कि इस समस्या को, प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें।
आज हम सॉर्ट आउट करेंगे, सामने वाला आगे बढ़ेगा, हमारे देश में बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार बढ़ेगा, तो हमारा देश तरक्की करेगा। ये देश हमारा है, हम लोग मिलकर जब करेंगे और बहुत हिम्मत के साथ अपनी बातों को अगर सामने रखते हैं तभी जाकर के देश का कल्याण होगा। और नहीं रख पा रहे हैं, खाली चापलूसी करेंगे, खाली माला पहनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सर, कहा जाता है, ये सवाल भी मेरा आगे आ जाएगा, कहा जाता है कि किसी भी देश की विकास के लिए उसकी अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ होती है, बैकबोन होता है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि पैसा जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। इसको आप कैसे डिफाइन करें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था कैसे स्ट्रांग होगी? जब व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और इनकम कैसे बढ़ेगा? आपकी आय बढ़ेगी। आय के लिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सरकार हर व्यक्ति को नौकरी नहीं अवेलेबल करा सकती, जिसके लिए हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने ये बनाया कि भाई प्लेस पार्क बने, इंडस्ट्री लगाओ और खुद नौकरी देने वाला बनाओ। बहुत अच्छा उन्होंने किया, काबिल तारीफ काम किया। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि भाई लोग अपने नौकरी देने वाले बने। जब आप नौकरी देने वाले बनेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप 200-500 लोगों को और भी देश के लोगों को उसकी इनकम को बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फोकस तो ठीक है, लेकिन टारगेट अचीव करने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जिसको समझना होगा उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को, और समझ के लोगों को थोड़ा रिलीफ देने वाली पॉलिसी को बनाना होगा। लोगों को सुनना पड़ेगा कि नीचे क्या दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो धीरे धीरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी सुधर पाएगी। तो सर, ये एक जनरल सा सवाल है कि क्या छोटे उद्योगपति जैसे होते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, और वहीं मैं दूसरी तरफ देख लेता हूँ अडानी, अंबानी, ऐसे लोगों को मैं देख लेता हूँ, फ्यूचर वाले ग्रुप वालों को भी देख लेता हूँ, तो आपको लगता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं दो आँख कर रही है, दो पक्षी काम कर रही है कि आपके प्रति, या जो भी आपके लेवल के उद्योगपति हैं यूपी में या इंडिया में, भारत में, उनके लिए नियम कानून बहुत से हैं, जैसा कि आपने अभी बताया भी, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो अभी श्रीलंका भी गए, वहाँ सबसे इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए। तो कहीं ना कहीं इसका दुराभाव है सर कि उनके लिए कुछ और पॉलिसी और नियम है और हमारे लिए कुछ और पॉलिसी और नियम है। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था की तीसरी अर्थव्यवस्था बात करें। देखिए, एमएसएमई के ऊपर हमारे देश का फोकस तो है, देश में शासन प्रशासन का हम लोग के ऊपर फोकस, क्योंकि एमएसएमई सबसे ज़्यादा रोजगार देश में देता है। बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो कर रही हैं, ये ज़रूर है, ऐसी मैं नहीं समझता कि बड़ों को और छोटे में कोई फ़र्क है बहुत ज़्यादा, लेकिन दोनों में नियम बराबर है। जैसे बड़े इंडस्ट्री को भी आप वही टैक्स लगा रहे हो जो कि एमएसएमई इंडस्ट्री को लगा रहे हो। बड़े इंडस्ट्री जो हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो हैं, उनकी लागत कॉस्ट एमएसएमई इंडस्ट्री से कम है। अब जीएसटी आपने बराबर लगा दिया है, वो भी वही जीएसटी दे रहा है, हम भी वही जीएसटी दे रहे हैं, उसके ऊपर वही टैक्सेस है जो हमारे ऊपर हैं। तो फिर हम लोग सर्वाइव करके एमएसएमई इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री के साथ सर्वाइव कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरा कहने का तात्पर्य हाँ। अब रही बात कि एमएसएमई इंडस्ट्री को पहले एक अलग सुविधा थी कि इतने करोड़ के ऊपर आप जाते हो, अगर आप हेवी इंडस्ट्री में, आपके ऊपर टैक्सेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, तो उससे उनकी जो लागत होती थी और हम एमएसएमई की जो लागत होती है लगभग वो कंपटीशन में चलता था। लेकिन अब नहीं है, जिसका खामियाजा धीरे धीरे एमएसएमई इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ जा रही है। आप अगर सच्चाई पे जाएं तो अगर यही ढर्रा चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा कि देश की एमएसएमई इंडस्ट्रियाँ, भले ना बोलते हो, मैं तो साफ बोल दे रहा हूँ, हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा नहीं, कहेगा बहुत बढ़िया चल रहा है। जो लोग बहुत बढ़िया चल रहा है ये कर रहे हैं, वो एक्चुअली देश के साथ धोखा दे रहे हैं। सच्चाई को जब आप शासन प्रशासन में अवगत कराएंगे तो वो लोग भी इस पर विचार करेंगे, वो भी देश को प्रेम करते हैं, जब वो जानेंगे तब वो कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें फैसिलिटीज़ दे दें एमएसएमई इंडस्ट्री को, तो एमएसएमई इंडस्ट्री ही एक बैकबोन है हमारे देश का, जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकता है और यही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है।